हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आप लोगों का कल बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट कौन सी है आपकी, बताइए। फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, अगर कोई काम कम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम उसको? एफिशिएंट, इफेक्टिव। और अगर वो विद इन कॉस्ट हो जाता है तो क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। अगर हम मैनेजमेंट के डिफरेंट फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें नहीं, अब मैं जो पूछूंगा वो बताइएगा, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कि इस यूनिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे हमने बोला कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो हर जगह जरूरत है, क्योंकि वो हर जगह रिक्वायर्ड है, वेदर इट इज आपका बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज टॉप, वेदर इट इज आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और बिग ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर वी नीड इट। ये बताइए, व्हाई इट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स? बिकॉज सर वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील इट। हाँ, वी कैन ओनली फील इट, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटेंजिबल। हाँ, दैट इज इंटेंजिबल फोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस? बिकॉज सर वी कंटिन्यूअस है, हमें हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि जब तक बिजनेस चलेगा वी नीड इट। ठीक है, डजंट मीन दैट टुडे वी नीड मैनेजमेंट, टुमारो वी डोंट नीड इट। एवरी डे वी द मैनेजमेंट फेस न्यू चैलेंजेस, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। मुझे बताइए कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर सोशल ऑब्जेक्टिव टू नॉट हार्म, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल में सर उसका कि गुड एम्प्लॉयज को गुड सैलरी देना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अपलिफ्ट करना। हाँ, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अच्छा, मुझे कोई दो इंपोर्टेंस बताइए मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की सर, मैनेजमेंट डायनेमिक एनवायरनमेंट बनाता है, और मैनेजमेंट सर मैनेजमेंट से ग्रुप गोल्स को अचीव करना आसान है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना देता है, और इससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना भी आसान है, और कंट्री का डेवलपमेंट होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बोल दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बोल दीजिए। आप मुझे बताइए, मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेजेड साइंस है या आपकी इन एग्जैक्ट साइंस है? सर मैनेजमेंट में जो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो दोनों की फुल है। हाँ, और सर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड नहीं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वो सर जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स है वो पूरे फिक्स्ड होते हैं, वो लैब के अंदर होते हैं। बिजनेस के जो होते हैं वो उतने फिक्स्ड नहीं होते, और वो दे आर नॉट सो एग्जैक्ट जस्ट लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। यूनिवर्सल वैलिडिटी जो होती है वो तो इसका मतलब उतने हम उनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है इन एग्जैक्ट साइंस है, अप्लाइड साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। ये उतनी एग्जैक्ट नहीं है जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। आप मुझे बताइए, प्रोफेशन की कौन सी फीचर्स अप्लाई हो जाती हैं? सर्विस मोटिव एंड सिस्टमटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अप्लाई हो जाती है, बट आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अप्लाई नहीं होता है। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अप्लाई नहीं होता है, कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता है, और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भी आपका 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल। मान लीजिए ग्रैंड फादर आपके सीईओ हैं इन ए कंपनी, तो वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं? टॉप लेवल के कोई 3 मुझे फंक्शंस बताइए। सर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग बजट, मेकिंग पॉलिसीज। हाँ, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, अप्रूविंग बजट। वेरी गुड। Now we talk about coordination. What is coordination? Coordination is the essence of management. It is needed with all functions of management. हाँ, it is why it is not a separate function of management. It is required with every function of management. इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कोऑर्डिनेशन का, कि मान लीजिए आपके 4 या 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल। तो इनमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? मान लीजिए आपने मार्केटिंग वालों को टारगेट दिया कि 10,000 यूनिट सेल होनी चाहिए, और प्रोडक्शन वालों को टारगेट दिया कि 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। भाई प्रोडक्शन 7,000 यूनिट्स का होगा और सेल का टारगेट है 10,000 यूनिट्स का, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट 10,000 यूनिट्स कैसे सेल कर सकता है? तो दैट मींस देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। व्हाई? सर क्योंकि वो बनाना पड़ता है, वो इसको बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनता, जबकि कोऑपरेशन कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो इसमें अच्छा, अब मुझे बताइए कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सर कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट
ठीक। नहीं, वो तो इसकी फीचर होगी, पर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे जैसे और हाँ स्पेसिफिकेशन हाँ और सर फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन। यस, वेरी गुड। एंड जितने ज्यादा प्रोसेसेस होंगे उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल है, जैसे एक बच्चे का एक स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल अगर छोटा होता है, जूनियर स्कूल होता है, तो वहाँ जूनियर कोऑर्डिनेटर है। स्कूल थोड़ा और बड़ा होगा तो वहाँ पे मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर भी आ जाएगा, और बड़ा होगा तो वहाँ सीनियर स्कूल भी आ जाएगा। प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिराइव होते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिराइव होते हैं, और वो फंडामेंटल गाइडलाइंस होते हैं, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं जो टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए वो कौन कौन से थे। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सर वो किसी मैनेजर से गाइडलाइंस देता है, इनसाइट प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। और सर वो मैनेजमेंट जो डिसीजंस होंगे वो साइंटिफिक होंगे, और इससे आप अपने मैनेजर्स को ट्रेन कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। तो मुझे बताइए टेलर के जो 4 प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे। टेलर के सर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक ना, हाँ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हाँ, cooperation not individualism, development of each employee to their fullest efficiency। वेरी गुड। नाउ हम बात करते हैं ऐसा कौन सा टेक्निक था जो टेलर ने दिया जिसमें हेनरी फ्यूल का यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो गया। फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें 4 प्लानिंग के बॉस होते हैं, एक वर्कर के ऊपर 8 बॉस होते हैं, 4 प्लानिंग के, 4 एग्जीक्यूशन के। जो 4 प्लानिंग के होते हैं वो होते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन में स्पीड बॉस, रिपेयर बॉक्स, गैंग बॉस और इंस्पेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बताइए मोशन स्टडी का मेन पर्पस क्या था। किसका सर? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मोशन स्टडी? जो बेफालतू के सर जो हम मूव्स ले रहे हैं टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। यस सर। ओके। मेथड स्टडी का पर्पस था टू सी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। ओके। टाइम स्टडी का बता किसी काम को करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा। ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या था कि सर जैसे अगर आप ज्यादा बनाओगे तो आपको ज्यादा अगर उसमें 2 वेज रेट सिस्टम होंगे, एक जिन्होंने स्टैंडर्ड अचीव किया और जिन्होंने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया। मतलब जिन्होंने स्टैंडर्ड अचीव किया उनको वेज रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जिन्होंने जो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए उनका वेज रेट थोड़ा कम रहेगा। हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एक तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होते क्या है? यूनिटी ऑफ एक बॉस को एक ही बंदा कमांड देगा वो यूनिटी ऑफ कमांड होता है। एक सबऑर्डिनेट को, वन सबऑर्डिनेट गेटिंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, दैट इज व्हाट कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है सर जब सब द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी हेडेड विद वन प्लान वन बॉस। तो यूनिटी ऑफ कमांड पर्सन बेस होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक्टिविटी बेस होता है। यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है एक इंडिविजुअल पर्सन को इंपैक्ट करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रोकता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, जैसे मान लीजिए केस स्टडी आ गई कि ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है और घर में बर्थडे पार्टी है, तो यहाँ पे फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट काम को सेंट्रलाइज करता है, लेस इंपॉर्टेंट काम को डिसेंट्रलाइज करता है, ये कौन सा प्रिंसिपल है फ्यूल का? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। स्केलर चेन में कई बार स्केलर चेन टूट जाती है। गैंग प्लैंक, वेरी गुड। इट इज ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। तो गैंग प्लैंक इज बेसिकली वायलेशन ऑफ स्केलर चेन, बट गैंग प्लैंक शुड नॉट बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। व्हाई? बिकॉज इट विल अंडरमाइन द अथॉरिटीज। वाई? बिकॉज अगर बार बार आपका जो सेम लेवल पे लोग आपस में टॉक करेंगे तो इससे अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो गैंग प्लैंक शुड ओनली बी यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, टीम स्पिरिट, टीम की भावना से काम करना। और एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर। ऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, बताइए। सर एक होता है सोशल ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर, राइट पर्सन इन राइट प्लेस, मटेरियल ऑर्डर, राइट थिंग ऑन अ राइट प्लेस। हाँ। अच्छा, एक और मैंने जो टेलर का एक प्रिंसिपल में वो जो उसकी वो जो टेक्निक डिस्कस कर रहा था वो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? सिंपली सर जैसे कुछ भी चीज है, हाँ, वो उसका प्रोसेस बहुत लंबा है तो उसको सिंपल कर देना। नहीं, सिंप्लीफिकेशन इज बेसिकली एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी साइजेस, वेराइटीज, कलर्स एटसेट्रा। सर पर वो तो स्टैंडर्डाइजेशन, सुपरफ्लुअस वेराइटीज को कम करना।
मतलब बहुत सारी वैरायटी ना रखना, जैसे शूज हैं वो 3 या 4 साइज में आते हैं, 5 साइज में आते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग क्वालिटी, कलर, डिजाइन एटसेट्रा, उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड डिसाइड करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। बट सिंप्लीफिकेशन का मतलब है पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी साइजेस, वेराइटीज को कम करना, ठीक है। अच्छा, अगला जो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि भी फ्यूल और टेलर में क्या डिफरेंस है। फ्यूल जो था वो ज्यादा यूनिवर्सल था, टेलर कम यूनिवर्सल था। फ्यूल जो था उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैक्सिमम केसेस में अप्लाई होते हैं, टेलर के केवल वहां अप्लाई होते हैं जहां पे शॉप फ्लो लेवल बोलते हैं, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। वो साइंटिफिक था, वो जर्नल प्रैक्टिशनर था। और आपका जो टेलर जो इसका, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि भी आपका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जोर दिया वो किसने दिया, फ्यूल ने। और केवल आपका एक्सपेरिमेंट्स पे जो ज्यादा जोर दिया वो टेलर ने, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पे। अगला जो चैप्टर है वो बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उस पे केस स्टडीज तो 100% आएंगी। उसके अंदर आपको जैसे एक केस स्टडी दे दी कि जो ऑनलाइन लर्निंग है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो साथ में इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो ये एक कौन सी, किस टाइप का एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि इसमें हम नई नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जो स्टडी है वो केवल ये नहीं है कि आप स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, आज की डेट में स्टडी का जो हॉराइजन है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, आज की डेट में हमें अपने एनवायरनमेंट को बहुत क्लोजली स्टडी करते रहना है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, जैसे नोकिया जिस टाइम इंडिया में एक लीडर हुआ करती थी, उस टाइम उसने एक नया वर्जन लेके आई, वो विंडोज वर्जन। बट एंड्रॉइड वर्जन के साथ उसकी कंपटीशन था और एंड्रॉइड वर्जन ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। वो मार्केट लीडर होने के बावजूद भी मार्केट से आउट हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने एंड्रॉइड वर्जन को ज्यादा फेवर कर दिया। तो क्यों? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली था, जबकि उसके लिए लिटरेट लोगों की जरूरत थी। विंडो वर्जन केवल जो ज्यादा एजुकेटेड थे वही यूज कर सकते थे। और आप आज की डेट में देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में पहले टाइपिंग मशीन्स हुआ करती थी, अब वो टाइपिंग मशीन्स खत्म हो गई, अब कंप्यूटर का जमाना आ गया। तो दीज आर व्हाट कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज व्हिच अफेक्ट द बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड। इसकी फीचर्स बताइए, दो या तीन फीचर बताइए मुझे। सर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, और सर ये अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, 3 फीचर तो बता दिए। हाँ, रिलेटिव इन नेचर होता है, और कॉम्प्लेक्स आपने बता दिया, ठीक है। डायनेमिक इन नेचर होता है, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं, इंपोर्टेंस? सर, it helps entrepreneur, it helps business take first mover advantage, it helps in identifying warning signals, it helps cope up with rapid change। ठीक है। अच्छा, मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई 2 या 3 पॉइंट बताइए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाउ वी विल आइडेंटिफाई के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, रिलेटेड विद इन्फ्लेशन, बैंक रेट, डिस्पोजेबल इनकम, या डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स इज गोइंग अप और डाउन, दैट इज ऑल व्हाट कॉल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या देखोगे आप? सर, सोशल एनवायरनमेंट में जो हमारे जैसे ट्रेडिशन चेंज हो गया, हाँ, लोगों का पहनना वो सब चेंज हो गया, ये सब ट्रेडिशन। हम कस्टम्स देखेंगे, ट्रेडिशंस देखेंगे, फेथ देखेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, आपका जो ये तो हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें डिमोनेटाइजेशन इज क्वाइट इजी। डिमोनेटाइजेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स लिख लेंगे। बता दूं मैं मुझे फीचर्स बता दीजिए जल्दी से। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हाँ, यस। और सर कैशलेस इकोनॉमी, और चैनलाइजिंग पीपल सेविंग। हाँ, यस यस, और ये काफी है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, यस यस यस, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वाज देयर। अच्छा, अगला हमारा जो टॉपिक है प्लानिंग में आपकी जो बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, इट ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सर वो याद है ना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोमाइस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस क्या है? इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, है ना। तो प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है, पर इस प्लानिंग में जो टाइप्स ऑफ प्लान है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लान की अगर हम बात करते हैं तो आपके 3 टाइप के प्लान होते हैं, बताइए जरा कौन कौन से हैं? सिंगल यूज, यस, और स्टेबल। हाँ, सिंगल यूज है, स्टैंडिंग है, और नाइदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग। तो नाइदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग में कौन कौन? वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं आपका जो स्टैंडिंग है, रूल, स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन,
प्रोसीजर एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर अच्छा, प्रोसीजर में आपका सीक्वेंस ऑफ वर्क होता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डूइंग समथिंग। रूल बताता है व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। और आपका जो सिंगल यूज है उसमें प्रोग्राम एंड बजट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्रोग्राम है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है और जो बजट है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। अगला हमें ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में एक तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। हाँ, और ये किसके ऊपर बेस होता है? ऑर्गेनाइजिंग डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस होता है। ये प्लूरलिटी ऑफ पर्संस है, इट्स ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे? इससे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन होगा, एडेप्टेशन ऑफ चेंज होगा, वेरी गुड, ग्रोथ होगा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और ब्रिंगिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हाँ, नहीं, पहले आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। अब हम बात करते हैं इसमें हमारे दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल होते हैं सर, वो डेलिबरेटली फॉर्म्ड होते हैं। हाँ। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉर्म्ड होते हैं, उसमें हम स्केलर चेन फॉलो करते हैं। वेरी गुड। और सर फॉर्मल जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। वेरी गुड। और जो इनफॉर्मल होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वहां पे र्यूमर्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, और वहां पे वो उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कोई प्लेस नहीं होता। और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दूं? नहीं, अब कर लोगे, वो इजी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है वो, और डिविजनल जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अगर सर एक कंपनी जैसे जो दो प्रोडक्ट बना रही है, एक पेन और नहीं, जैसे दो प्रोडक्ट मेटल है, प्लास्टिक है, तो मेटल और प्लास्टिक है, तो वो डिविजनल को उनको प्रेफर करना चाहिए। और कोई कंपनी अगर एक ही प्रोडक्ट बना रही है मेटल, तो उसे तो ये फंक्शनल में, तो फंक्शनल का जो बेस है वो है डिफरेंट फंक्शंस के बेस पे, और वो होता है प्रोडक्ट के बेस पे। सर एडवांटेज बता दो। नहीं, एक मिनट रुकिए। अब जो आपका फंक्शनल होता है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान नहीं है। अगर लॉसेज हो गए तो प्रोडक्शन वाले बोलेंगे मार्केटिंग के वालों की वजह से हुए, मार्केटिंग वाले बोलेंगे फाइनेंस की वजह से हुए। पर डिविजनल के लिए अगर एक डिवीजन में लॉस हुए तो उसके लिए दूसरी डिवीजन जिम्मेदार नहीं है। दूसरे इसके अंदर एक्सपेंसिव होता है, ये कॉस्टली, हाँ, डिविजनल कॉस्टली होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं, डेलीगेशन, सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर। सुपर इंपोर्टेंट चैप्टर। जब हम अपने सबऑर्डिनेट को काम दे देते हैं, सुनिएगा, वर्कलोड को डाउन करने के लिए जब हम अपना कुछ वर्क अपने सबऑर्डिनेट को असाइन करते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। अच्छा, डेलीगेशन के तीन एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी असाइन नहीं कर सकते, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी पार्टली एक टाइम तक कर सकते हैं, और अथॉरिटी सर हम उन्हें पूरे तरीके से असाइन करते हैं। अब हम बात नहीं, अथॉरिटी ग्रांट होती है। तो अब पॉइंट आता है कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है, इसमें की क्वेश्चन आता है, कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड? नो, अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड एट ऑल। उसको हम वर्क असाइन कर सकते हैं, पर आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड आंसरेबिलिटी, वो हमारे पे। तो अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, एंड अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी। अब पॉइंट ये आता है कि इसका फायदा क्या है डेलीगेशन? सर इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन, और सर मैंने इट इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। और सर इट brings more efficient management, effective use of resources. Very good. अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। Extended version of delegation is called decentralization, or any particular step which increases the importance of subordinates is called centralization, which reduces it is called centralization. Clear? नेक्स्ट इज हमारा बात आता है इसका फायदा क्या होगा? सर पहले तो जितने उसके थे वो सारे इसमें ऑलमोस्ट है। और सर ये जो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाएगा, और इससे मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो डेलीगेशन छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। इट इज इनविटेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बिना, विदाउट द, इन द एब्सेंस ऑफ डेलीगेशन वी कांट थिंक अबाउट वन ऑर्गेनाइजेशन। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी विल सी द डेलीगेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ए पॉलिसी डिसीजन फर्स्ट थिंग, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस। डेलीगेशन जो होता है ये आपके वर्कलोड को डाउन कर देता है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उससे क्या होता है, आपकी जो लोअर लेवल तक सबऑर्डिनेट्स की पावर्स बढ़ जाती हैं। वहां पे जो डेलीगेशन है वहां पे फ्रीडम कम है, और डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ज्यादा है। और इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, और वहां पे आपका ज्यादा वास्ट डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज आपका,
तो बेसिक पर्पज क्या है डेलीगेशन का? वर्कलोड को डाउन करना। और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक पर्पज क्या है? इसका बेसिक पर्पज होता है सबऑर्डिनेट्स की इंपोर्टेंस को बढ़ाना, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देना। अगला हमारा यूनिट आ जाता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग बड़ा मजेदार चैप्टर है। हाँ, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टाफिंग का प्रोसेस। सर स्टाफिंग का प्रोसेस पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट नहीं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हाँ, उसके बाद उसमें आता है वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिक्रूट। हाँ, तो उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं, फिर ट्रेनिंग करनी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आप क्या करते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं और उनके कंपनसेशन, प्रमोशन के साथ साथ करियर, उनके जो कंपनसेशन प्लान डेवलप करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका जो रिक्रूटमेंट के जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोनों में से कोई एक आ ही जाता है। इंटरनल आप प्रमोशन, ट्रांसफर, ले ऑफ। प्रमोशन क्या होता है? लोअर जॉब से हायर जॉब पे पुट करना। और ट्रांसफर क्या होता है कि सेम पोस्ट पे अगर एक डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा है, एक में कम है, तो ज्यादा वाले से कम पे लोगों को ट्रांसफर करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसफर। ले ऑफ का मतलब घर पे बिठा देना, बोलना कि भी जब काम होगा बुला लेंगे, पर जब तक काम नहीं होगा हम सैलरी नहीं देंगे। तो अब जब हम उन एम्प्लॉइज को वापस बुला रहे हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अगेन इंटरनल। इसका फायदा क्या होगा बोलो? सर इंटरनल का हमारी कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा, और सर जो हमारे एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होंगे। और इससे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, उनको इंट्रोड्यूस करना इजी होगा। और ऑलरेडी हम उनको जानते हैं तो उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और उनका इजी सिलेक्शन होता है, उनको ट्रेन करना आसान होता है, और इससे हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं। बट इसकी सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास फ्रेश ब्लड नहीं आएगा, न्यू ब्लड नहीं आ रहा है, फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा है। हाँ, इसके अलावा हमारे एम्प्लॉय लेजी हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हमें तो प्रमोशन मिल ही जाएगी, अब काम क्यों करना है। और अगर आप बार बार ट्रांसफर करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है, वो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बार बार ट्रांसफर होना भी ठीक नहीं है। अब जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में उल्टा हो जाएगा, जो उसके मेरिट है उधर डीमेरिट हो जाएंगे, जो डीमेरिट है वो उधर मेरिट हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं, इसके बाद आपका आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस वेयर बाय द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दोज हु आर टू बी सिलेक्टेड एंड हु आर नॉट। अच्छा, जो आपके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, उसके अंदर आपका एक तो कैंपस रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट है, एक आपका कैंपस, जैसे आपकी कंपनी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को कंपनी सेलेक्ट कर लेती है, वो एक्सटर्नल सोर्स है। एक आपका है कैजुअल कॉलर, जो कंपनी को टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। तो कंपनी उनका डेटाबेस तैयार कर लेती है। क्या था कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया आपका, कैजुअल कॉलर्स हो गए जो कंपनी को काम कर टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं। एक रिकमेंडेशंस हो गया, जो कंपनी के ऑलरेडी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉइज हैं, वो मतलब उनसे कंपनी रिकमेंडेशंस ले लेती है। तो ये क्या आपको एक्सटर्नल सोर्स। और बहुत सारे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो एक वीडियो डाला हुआ है फुल सिलेबस का, वो भी आप देख के वहां से रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो मैं केवल इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है के भी, अच्छा ट्रेनिंग की, अच्छा ये गो सिलेक्शन। हाँ, सिलेक्शन क्या होता है? इज ए प्रोसेस वेयर बाय रिक्रूटेड कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दोज हु आर टू बी सिलेक्टेड, दोज हु आर नॉट। इसका जो प्रोसेस है, पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर आपके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। टेस्ट कौन कौन से होते हैं? आईक्यू टेस्ट होता है आपका, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या देखते हैं? इंटरेस्ट में उसका उस चीज में इंटरेस्ट है या नहीं है। ट्रेड टेस्ट में हमें देखते हैं कि वो उसको वो काम करना, जिस काम के लिए हम उसको जैसे हम एक टाइपिस्ट रख रहे हैं तो उसको टाइपिंग करना आता है या नहीं करना आता है। आईक्यू टेस्ट में हम देखते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया आईक्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या देखेंगे? आईक्यू। आपका इंटरेस्ट टेस्ट में देखेंगे उसका उस चीज में इंटरेस्ट है या नहीं है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में देखेंगे कि उसका एप्टीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रेड टेस्ट में ये देखेंगे कि जिस काम के लिए हम उसको रख रहे हैं वो काम उसको करना आता है नहीं करना आता है। फिर उसके बाद हम उसके एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो होता है वो इन डेप्थ होता है। इन डेप्थ का मतलब बहुत ज्यादा हम उसको इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर वो भी क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, रेफरेंस मतलब किस बैकग्राउंड से वो है, कौन लोग उसको जानते हैं। फिर हम उसका बैकग्राउंड चेक, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर क्या करते हैं हम उसको जॉब ऑफर करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे साइन करा लेते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस, वो आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है हमारा कौन सा है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
यस सर, ट्रेनिंग से सर हमारी ट्रेनिंग, जो हाँ, कंपनी है उससे हाँ, सर ये फायदे होते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाती है, न्यू इनोवेशन होते हैं, वेयर एंड टेयर कम हो जाता है, बहुत बढ़िया। और ऊपर में सर कोई देखने वाला हाँ, सुपरविजन की जरूरत नहीं होती जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग इज शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज टू डू ए पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग आपकी दो टाइप की होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब में क्या फायदा है, नहीं, ऑन द जॉब की टाइप्स क्या है, जैसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है ना, कौन कौन सी है, इंडक्शन है जिसमें उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज के साथ और कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के साथ। एक होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग किसके लिए होती है, एक होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यूजुअली होती है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर्स वगैरह जो होते हैं उनको अंडर कोच काम करने के लिए दिया जाता है। क्या वो कौन सा था? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप। हाँ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है वो होती है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर्स वगैरह अंडर कोच काम करते करते सीखते हैं। एक होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जो कंपनीज होती हैं वो मिलकर काम करते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन की नॉलेज जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दी जाती है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको समर ट्रेनिंग की फॉर्म में वो कंपनीज में दिया जाता है। अच्छा, जो आपका ये तो ऑन द जॉब हो गया। ऑफ द जॉब में क्या है, उसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग है। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है आउट अवे फ्रॉम द जॉब, जहां पर आपके ओरिजिनल मशीन्स के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर कोई ट्रेन ड्राइवर है, आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट जिसके अंदर ओरिजिनल एनवायरनमेंट को डुप्लीकेट कर दिया जाता है, मशीन्स ओरिजिनल ही रहती हैं। जैसे ये वेस्टिबल है ना, ये ऑफ द जॉब है, ऑफ द जॉब वेस्टिब्यूल। तो ट्रेनिंग, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको ट्रेन चलाना सिखाना है ट्रेन के ड्राइवर को, तो उसके लिए आप उसको एनिमेशन के थ्रू नहीं सिखाते। यहाँ पे एक बहुत बड़े एरिया में एक ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पे प्रॉपर ओरिजिनल ट्रैक बिछाए जाते हैं, ओरिजिनल इंजन बिछाया जाता है और उसको हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे से ट्रेन आ रही है तो कैसे करेगा, इधर से आ रही है तो क्या करेगा, तो प्रॉपर उसको बिल्कुल लाइव एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है। तो ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इसको बोलते हैं, ये ऑफ द जॉब होती है। ऑन द जॉब करेंगे तो काफी लोग मारे जा सकते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला जो यूनिट है वो है आपका डायरेक्टिंग। अच्छा, इसी के अंदर ट्रेनिंग में एक और डेवलपमेंट भी था जो मैं डिस्कस करना भूल गया। डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट इज फॉर द मैनेजर्स। डेवलपमेंट जो होता है वो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है, वो एम्प्लॉइज के लिए होती है, वो मैनेजर्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल, डायरेक्टिंग। अच्छा, डायरेक्टिंग में मुझे बताइए कि डायरेक्टिंग के बेनिफिट क्या हैं। सर डायरेक्टिंग ये इनिशिएट्स एक्शन, यस, ये सर एम्प्लॉय को एफर्ट्स मोटिवेट करने में काम आता है इंटीग्रेट करता है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है और ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी। इसके 4 एलिमेंट बोलो जरा, नाम जल्दी जल्दी। सर इसके 4 है आपके, एक तो सुपरविजन और लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। वेरी गुड। अगला हम बात करते हैं मोटिवेशन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? सर मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि किसी भी बंदे को फिजियोलॉजिकल, मतलब वो ये कहता है कि जो हमारी नीड है वो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और वो सर जो लोअर लेवल नीड्स है उसके लिए मॉनेटरी और अपर लेवल नीड्स है उसके लिए नॉन मॉनेटरी। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड, देन एस्टीम नीड, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। वो ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट जब किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसकी कौन कौन सी नीड होती है। तो सबसे बेसिक नीड क्या होती है, तो उसने एक हायरार्की बनाई कि सबसे बेसिक नीड होती है फिजियोलॉजिकल, फिर उसके बाद सेफ्टी, फिर सोशल, फिर आपका एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर उसने बोला कि अगर किसी पर्सन को मोटिवेट करना हो तो जस्ट चेक कि उसकी कौन सी नीड, एम्प्लॉय की कौन सी नीड फुलफिल नहीं हुई है। अगर लोअर लेवल नीड पूरी नहीं है तो यू विल गिव देम मॉनेटरी इंसेंटिव, अदरवाइज नॉन मॉनेटरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आना ही आना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे केस स्टडी बन के आ सकती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमने उसको पे या अलाउंस दिया, तो कौन सा इंसेंटिव है? मॉनेटरी। या फिर हमने उसको स्टॉक ऑप्शन दिया, मॉनेटरी। अगर हमने उसको सब मॉनेटरी में आएगा, मनी से रिलेटेड हो गया। देन आपने और इसके अलावा और क्या दे सकते हैं मॉनेटरी में? आप उसको आप प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं, परक्विजिट्स दे सकते हैं, रहने के लिए मकान वगैरह दे दिया, तो सब मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में क्या आएगा बोलिए? नॉन मॉनेटरी में सर जो जैसे सर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय को स्टेटस देते हैं, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं लीडरशिप। ये आपको बहुत अच्छे से आता है और ये इस पे एक केस स्टडी आएगी ही आएगी
केस स्टडी कैसे आएगी? मान लीजिए आपके एम्प्लॉइज बहुत इंटेलिजेंट, मतलब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेबर क्लास हैं, तो वहां पे कौन सी स्टाइल फॉलो करनी होती है? ऑटोक्रेटिक। इसके अंदर ऑटोक्रेटिक के दो फायदे क्या है? और ये एक तो इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, और इसमें जो वर्क है वो सेटिस्फैक्टरी वर्क होता है, क्योंकि जो जैसा वो चाहता है लीडर वैसे ही काम होता है। उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, केवल डाउनवर्ड। और इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो एजिटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय जो है थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते हैं, और इसके अलावा उनके सजेशंस वगैरह कुछ सुने नहीं जाते हैं। ठीक है, क्विक डिसीजन होता है और सेटिस्फैक्शन होता है। हाँ, सेटिस्फैक्टरी वर्क होता है। डेमोक्रेटिक में सर, अच्छा, जो इसके डिसएडवांटेज मैंने वो बोल दिया ना, एजिटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइज आर डिमोटिवेटेड। डेमोक्रेटिक जो होता है ये तब हमें फॉलो करना चाहिए जब हमारे एम्प्लॉइज एजुकेटेड हों। ये टू वे कम्युनिकेशन यहाँ फॉलो होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं, पर यहाँ डिले इन डिसीजन हो जाएगा। इसके फायदे क्या है? फायदा यही है कि हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं और ओपन कम्युनिकेशन रहता है। टॉप मैन जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मतलब जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट्स में पूरा फेथ रखता है, तो इससे उनका मोरल बूस्ट होता है और कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर होता है। अब हम बात करते हैं लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर में नुकसान ये है कि जो लीडर की जो वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंस है, वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि लीडर तो केवल काम बता के हट जाता है। बाकी तो जो वर्कर्स हैं वो इतने हाईली एजुकेटेड हैं कि वो काम को करके देते हैं, उनको काफी हद तक फ्रीडम दे दी जाती है। जैसे वर्क फ्रॉम होम है, काम दे दिया गया, टारगेट दे दिया गया, घर से बैठ के कीजिए, ऑफिस आके कीजिए, टाइम से आइए, लेट आइए, काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है। अगला है आपका कम्युनिकेशन के बैरियर्स, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसके दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट कौन कौन है? सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग एंड रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। इसका मैंने डिटेल वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको केवल ये याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। और दूसरा इसके बैरियर्स, एंड बैरियर्स को कैसे हम रिमूव करेंगे। और इस पे केस स्टडी बन के आ जाती है। जैसे मान लीजिए दो एम्प्लॉइज का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा बैरियर है? ये इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका नाम है आपका डिस्ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेमेंटिक बैरियर कौन से होते हैं? सेमेंटिक बैरियर होते हैं लैंग्वेज बैरियर। जैसे आपने जो वर्ड्स यूज करे बैडली एक्सप्रेस किए, आपने कुछ वर्ड्स को आप खा गए, इन द सेंस कुछ वर्ड्स आपने बोले नहीं, कुछ आपने रॉन्ग वर्ड्स बोल दिए जिनका मतलब कुछ नहीं निकला, या आपने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, इसको टेक्निकल जार्गन बोलते हैं, या अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है, जो हम बात बोल रहे हैं हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं कि ये बात तो इसको पता ही होगी, तो इससे थोड़ा आगे बोलता हूं, तो इसको अनक्लैरिफाइड अजम्पशन बोलते हैं। या ट्रांसलेट गलत कर लिया, या कोई ऐसा वर्ड बोला जिसके दो मीनिंग निकले, तो वो सब क्या, कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक। इसको लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, जिसको इमोशनल बैरियर भी कहते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इसका मतलब होता है आधी बात सुनकर पूरी का मतलब निकाल लेना। जैसे हमने कहा कि अरे हाँ मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो, जबकि वो बोलना कुछ और चाह रहा है। लैक ऑफ अटेंशन, वो मान लीजिए वो पर्सन फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, तो वो कौन सा बैरियर है? फिजियोलॉजिकल नहीं, उसको हम बोलेंगे आपका नहीं है, तो साइकोलॉजिकल है, बट इसको लैक ऑफ अटेंशन बोलेंगे। इस पे भी केस स्टडी आ सकती है। देन आपका हो जाता है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जैसे एक कोई मैसेज जो है वो कई सारे लोगों से होके गुजरा, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा चांस है अगर वो ओरल है तो मैसेज जो है आधा अधूरा रह जाएगा। या डिस्ट्रस्ट, जैसे एक केस स्टडी बन के आ गई कि जो मैसेज जो है वो 4 या 5 लोगों के थ्रू गुजरा और वो ओरल मैसेज था, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लास्ट तक जाते जाते मैसेज आधा अधूरा रह जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा बैरियर है? आप बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज नहीं है। या ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस प्रॉब्लम। स्टेटस प्रॉब्लम कब होती है? जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वो कहता है वो मेरे लेवल के नहीं है, व्हाई शुड आई टॉक टू देम, माय स्टेटस इज आई एम द बॉस। तो दिस इज समथिंग व्हाट कॉल्ड स्टेटस बैरियर। ये किसमें आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक होते हैं पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर दो से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड टू सुपीरियर एंड रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। पहला है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। उसे डर लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर सबऑर्डिनेट्स तक पहुंची तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये होता है आपका फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा होता है या उसका सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसे लगता है कि यार इनको बता के क्या करना है, इनको कुछ नहीं आता। अच्छा, दूसरा होता है आपका बैरियर रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से रिलेटेड क्या है कि अनविलिंग टू कम्युनिकेट, कोई ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है जो भी देने जाएगा उसको डांट पड़ जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा आपका? अनविलिंग टू कम्युनिकेट। या फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, मतलब पिछली बार भी बताया था कोई भी क्रेडिट नहीं मिला तो अगली बार बताने नहीं जाएगा। अच्छा बताओ कि व्हाट आर द मेजर्स टू
ओवरकम द बैरियर्स, आपका क्लैरिटी ऑफ मैसेज होना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, बी ए गुड लिसनर, लिसनर भी अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन करने से पहले कंसल्ट करना चाहिए। तो दीज आर द वे हाउ वी कैन ओवरकम द बैरियर्स। और इसके बाद हम आ जाते हैं आपका जो सबसे ज्यादा मजेदार आपका यूनिट है पार्ट ए का, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस, सेटिंग performance standards, measurement of actual of work performance, comparison of actual with the standards, taking deviation, analyzing deviations and taking corrective action। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये आपको आता है। और इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, की रिजल्ट एरियाज, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शनल डिफरेंसेस पर भी ध्यान देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, एक्सेप्शनल डिफरेंसेस पर ही ध्यान देना है, छोटे मोटे डिफरेंसेस पर ध्यान नहीं देना है। मतलब वही ना, छोटे मोटे डिफरेंस, जो भी आपकी टॉलरेंस डेविएशन टॉलरेंस लिमिट है उसको अगर क्रॉस कर जाता है आपका डेविएशन, तभी आपको ध्यान देना है। जैसे 3% का लिमिट आपने फिक्स किया, विद इन 3% अगर आपका डेविएशन है तो आप उसको इग्नोर करेंगे बीइंग ए मैनेजर। अच्छा, इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भी व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सर प्लानिंग जो है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है, ये आपको आता है। अब हम आगे चलें क्योंकि मुझे केवल क्वेश्चंस डिस्कस करने की क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या है ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कब हो सकता है? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने आपको बताया था इन 3 डिसीजंस में से एक डिसीजन आता ही आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है और इसमें आपका इरिवर्सिबल होता है। अब इसमें पॉइंट आता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन, ये आपको मैंने कई बार करा दिया है। फाइनेंसिंग डिसीजन एंड अगेन आई एम सेइंग फाइनेंसिंग डिसीजन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंसिंग डिसीजन में जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट कम रखना चाहते हैं तो डेट को प्रेफर करोगे, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो डेट को प्रेफर करोगे, अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो डेट को प्रेफर करोगे, ठीक है। अगर आपका ROI रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तब हम डेट को प्रेफर करेंगे, अगर हम कंट्रोल चाहते हैं तो हम डेट को प्रेफर करेंगे। तो ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कब डेट को प्रेफर करना है, कब इक्विटी को। जैसे बुलिश कंडीशंस है तो इक्विटी को प्रेफर करेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए पैसा ले रहे हैं तो इक्विटी को प्रेफर करेंगे, अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हम इक्विटी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कोई एक आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला हमारा है आपका फाइनेंशियल लिवरेज। इसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करके दिखाया है आपको बोर्ड का, और प्लस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि जब ROI ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तभी हमें लोन लेना चाहिए। तो व्हेन वी शुड गो फॉर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हेन आवर अर्निंग इज रेगुलर, व्हेन आवर अर्निंग इज स्टेबल, व्हेन आवर अर्निंग इज मोर देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है तो इसका मतलब वो लिवरेज कर रही है, जिसने लोन नहीं लिया है तो नो लिवरेज कंपनी, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है इसका, इन दो में से कोई एक आता ही आता है एग्जाम में, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, बहुत अच्छे से आपको आता है, ठीक है, पर इन दो में से कोई एक आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट 2 टाइप की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट फर्दर 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है इसके अंदर कि जो आपका कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कैपिटल मार्केट आपकी लॉन्ग टर्म होती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है। कैपिटल मार्केट शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स में डील करती है, और मनी मार्केट ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी में डील करती है। कैपिटल मार्केट 1 ईयर से ज्यादा के लिए होती है, मनी मार्केट 1 ईयर के लिए होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप कर सकते हैं इसमें। और एक आपका प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। और इसके अलावा आपका आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका है ट्रेडिंग प्रोसीजर और दूसरा आपका है आपका सेबी के रेगुलेशंस या सेबी के जो फंक्शंस है वो तो आप करके ही जाइए कैसे भी करके, उस पे केस स्टडी बेस पूछ लेते हैं। जैसे कंपनी, जैसे सेबी ने ट्रेनिंग दी वह उसको ब्रोकर्स वगैरह को, तो ये कौन सा, ये डेवलपमेंटल है। और अगर रूल एंड रेगुलेशंस बनाए तो दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन। और अगर उसने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो ये जरूर पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हमारा आ जाता है आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलॉसफीज। 4-5 फिलॉसफीज होती हैं। प्रोडक्शन फिलॉसफी, प्रोडक्ट फिलॉसफी, सेलिंग फिलॉसफी और आपका मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे केस स्टडी बन के आती है। जैसे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। प्रोडक्शन फिलॉसफी 2 चीजों पे फोकस करती है, एक तो अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी पे, और आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्ट के डिजाइन पे, कलर पे, उस पे फोकस करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है। मतलब हम केवल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बेच सकते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर खरीदने नहीं आएगा, हमें उसे बेचना पड़ेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें वो प्रोड्यूस करना चाहिए जो हम बेच सकते हैं। और सोसाइटल मार्केटिंग कहता है कि हमें सोसाइटी की नीड को फोकस करना चाहिए, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है हमें वही प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेड मार्क क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। एक क्वेश्चन आता ही आता है। लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग मैंने बताया था आपको कि जो लेबलिंग क्या होता है, पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट, स्लिप ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। और प्राइस मिक्स, प्राइस मिक्स में मैंने बताया था प्राइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, एग्जाम में आता ही आता है। प्राइस मिक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जैसे कॉस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिमांड हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस हो सकता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकते हैं। प्लेस मिक्स में 2 होते हैं, बताइए आप क्या क्या होता है, एक तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है आपका जीरो चैनल एंड आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग। हाँ, वेयरहाउसिंग, करेक्ट। और इसके बाद हमारा आ जाता है आपका, ये आप आराम से कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, पब्लिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पब्लिक रिलेशंस। इसमें डायलॉग होता है, डायलॉग, कंटिन्यूस डायलॉग हमें करना पड़ता है पब्लिक के साथ। पब्लिक में कस्टमर्स आते हैं, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, गवर्नमेंट आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट आर द टूल्स, किस तरीके से हम उनको, व्हाट आर द मतलब किस तरीके से हम उनसे कॉपरेशन सिक्योर करेंगे, ठीक है। ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, स्पेशलाइज एक्टिविटी है, क्लियर। और हम उनसे कॉपरेशन सिक्योर करते हैं। तो हम टाइम टू टाइम उनसे डायलॉग कर सकते हैं और उनको प्रिंट मटेरियल दे सकते हैं, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं कि भाई क्या वो चाहते हैं। और इसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 या 3 चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट कहूंगा। एक तो राइट ऑफ कंज्यूमर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेमेडीज, और 3 टियर रिड्रेशनल मशीनरी। और उसके सर कंज्यूमर कौन होता है, किसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के काम, एनजीओज के काम। तो पर इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो राइट्स, रेमेडीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, रेमेडीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड 3 टियर रिड्रेशनल मशीनरी। इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो 15 मिनट्स का डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। पर आप इन 4 चीजों को जरूर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे केस स्टडी भी बन के आएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आप लोगों का कल एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।